हेलो बच्चों। हमारी क्लास 10th की टर्म 2 की जो वीडियो सीरीज थी उसमें हम लोग आ गए थे अपने थर्ड पार्ट में बच्चों। लास्ट जो दो पार्ट थे जिसमें हम लोगों ने हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का इंट्रोडक्शन देखा और उसके अलग अलग मोड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने डिस्कस किया था। आज पार्ट 3 में हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को। और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या पॉइंट्स हैं, क्यों सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या उसके फीचर्स हैं, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए हम प्लांट्स में होने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे और फिर आगे हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी ह्यूमन में होने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करते हुए इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले ये समझते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों इम्पॉर्टेंट है और क्या इसके फीचर्स हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक डिफरेंस देखा था जरूर, किसको लेकर, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेकर। मेरी फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर आप इस वीडियो सीरीज को के साथ चल रहे हैं तो आप अपने कॉपी पेन लेकर बैठें और स्टार्टिंग से ही प्रॉपरली इन कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए इसके नोट्स को प्रिपेयर करते हुए चलें। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे किसको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है उसको लेकर हमने तो डेफिनेशन और इसके फीचर्स तो हमने लास्ट क्लास में समझ लिए थे कि क्या इसके डेफिनेशन, क्या इसके फीचर्स है, क्यों ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अलग है। आज हम उन फीचर्स को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। ठीक है, डिटेल में समझेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्यों प्रमोट किया जाता है या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस जिसके लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रमोट किया जाता है वो है डेवलपमेंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन आता है। ठीक है, किस तरह का वेरिएशन आता है, जेनेटिक वेरिएशन आता है बच्चों। अब ये जेनेटिक वेरिएशन क्यों आता है और इससे क्या बेनिफिट है। ठीक है, ये क्यों आता है, तो जेनेटिक वेरिएशन आने के बहुत सारे रीजंस हैं। ठीक है, लेकिन जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो दो बेसिक रीजन हैं जिनकी वजह से ये जेनेटिक वेरिएशन आता है। और उन दोनों रीजंस में एक हमें मिलता है क्रॉसिंग ओवर और दूसरा हमें मिलता है रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, एक हमें मिलता है क्रॉसिंग ओवर और दूसरा हमें मिलता है रिकॉम्बिनेशन। सबसे पहले समझते हैं कि क्रॉसिंग ओवर क्या होता है और कब होता है। तो जब भी बच्चों मियोसिस परफॉर्म होता है, अगर आपको याद होगा 9th क्लास में आप लोगों ने सेल डिवीजन में टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन पढ़ा था, माइटोसिस और मियोसिस। जब भी मियोसिस परफॉर्म होता है या जब भी कोई भी सेल डिवीजन, अब मियोसिस से पहले सेल डिवीजन की बात करें। ठीक है, मियोसिस से पहले हम लोग सेल डिवीजन की बात करें। तो कोई भी सेल अगर डिवाइड करती है, किसी भी सेल में अगर डिवीजन होता है तो उस सेल डिवीजन से पहले सपोज करो कोई सेल है जो डिवाइड करने का सोच रही है। ठीक है, उसे डिवाइड करना, अब वो किस तरह से डिवाइड करती है वो आगे की बात है, लेकिन उस सेल को अगर अभी डिवाइड करने का डिसीजन लेना है और सपोज करो उस सेल के अंदर कुछ सर्टेन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, जैसे अगर हम अपने सेल की बात करें तो हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है और ये 46 क्रोमोसोम पेयर्ड हैं, तो इन्हें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम और 2 सेट्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी 23 और 23 के 2 सेट्स पाए जाते हैं, तो इसे हम डिप्लॉइड कहते हैं या 2n से डिनोट करते हैं कि कोई सेल है उसे डिवाइड होना है, वो डिवाइड करने का डिसीजन लेती है। तो जब डिसीजन लेती है तो उस डिसीजन मेकिंग की जो प्रोसेस है जिसमें सेल डिवीजन के लिए अपने आप को रेडी करती है, उसमें उसमें एक प्रोसेस पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, ये सेल अपने अमाउंट ऑफ डीएनए को डबल करती है। किसको डबल करती है, अमाउंट ऑफ डीएनए को डबल करती है। अमाउंट ऑफ डीएनए गेट डबल्स।
लेकिन क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं आता, केवल अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होता है। और वो अमाउंट ऑफ डीएनए कब डबल होता है? सेल डिवीजन में एक फेज होता है जिसे बोलते हैं इंटरफेज, और इंटरफेज में भी एक सब फेज पाया जाता है जिसे बोलते हैं एस फेज या सिंथेसिस। तो जब भी कोई सेल डिवाइड करने का डिसीजन लेती है तो उसका डीएनए अमाउंट डबल हो जाता है। डीएनए अमाउंट डबल, मान लो यहाँ पर 46 क्रोमोसोम है और ये सभी क्रोमोसोम एक डीएनए है, तो डीएनए अमाउंट डबल हो जाएगा। तो रेप्लिकेशन के बाद हमें जो सेल मिलेगी जिसे डिवाइड होना है, वो सेल 46 क्रोमोसोम को होल्ड करेगी, लेकिन वो सभी क्रोमोसोम में नंबर ऑफ डी अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होगा, तो हमें 92 डीएनए मिलेंगे। ठीक है, 92 डीएनए मिलेंगे। कैसा ऐसे पॉसिबल है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। इस कंडीशन में, जो पहले की कंडीशन है, यहां समझ लो कि एक क्रोमोसोम जो है एक क्रोमेटिड का बना हुआ है। जब रेप्लिकेशन हो जाता है तो उसी क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड मिलते हैं, कुछ ऐसी बात है, कुछ ऐसा सिनेरियो रहता है। और जब तक ये दो डीएनए, ठीक है, या दो क्रोमेटिड एक साथ हैं, तब तक इन्हें एक क्रोमोसोम कंसिडर किया जाएगा। अगर ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, तो इन्हें अलग अलग क्रोमोसोम कंसिडर किया जाए। सो अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होने के बाद भी क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता, क्योंकि जो कॉपी हुआ डीएनए है, जो रेप्लिकेट हुआ डीएनए है, वो अभी भी पेरेंट डीएनए के साथ अटैच रहता है, या बोला जाए अपने सिस्टर क्रोमेटिड के साथ अटैच रहता है। ठीक है, ये तो अगर अब इस सेल को डिवाइड होना है तो आसानी से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि अब इसमें अमाउंट ऑफ डीएनए डबल है। और डिवीजन के बाद जो दो सेल्स बनेंगी, मान लेते हैं डिवीजन हुआ, और ये डिवीजन कैसा हुआ? माइटोसिस हुआ। दो सेल्स बनेंगी, तो इन दो सेल्स में हमें इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मिलेंगे। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्योंकि 46 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम, और हर एक क्रोमोसोम में एक डीएनए, तो 46 डीएनए इधर और 46 डीएनए इधर। मैंने बोला जब तक ये एक साथ हैं तब तक ये एक क्रोमोसोम है, जब ये सेपरेट हो जाएंगे तब ये अलग अलग क्रोमोसोम बन जाएंगे। ठीक है, इसको प्रॉपरली और अच्छे से डिटेल में समझने के लिए आपको सेल डिवीजन का टॉपिक जो है वो पढ़ना पड़ेगा। हम यहाँ जो बात कर रहे हैं, हम जिस सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं, वो है मियोसिस। ठीक है, वो है मियोसिस। मियोसिस ऐसा नहीं होता। मियोसिस में, इसको आप नोट कर लेंगे, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। मियोसिस में स्टोरी यहाँ से थोड़ी चेंज हो जाती है। क्या चेंज हो जाती है? मियोसिस में जब भी डिवीजन होता है तो 4 डॉटर सेल्स बनती हैं। ठीक है, कितनी डॉटर सेल्स बनती हैं? 4। और उन सभी 4 डॉटर सेल्स में मदर सेल के कंपैरिजन में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, कितने पाए जाते हैं? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सो एन 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 यानी हैप्लॉइड होते हैं, जिनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, उधर डिप्लॉइड था 2n था, इधर हैप्लॉइड है n है। और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, अगर ये ह्यूमन सेल है तो 23 23 23 एंड 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। पहले हमने पढ़ा था डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट थे, यहां पर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो एक रीजन ये है कि जब भी मियोसिस होता है, हम बात कर रहे हैं किसकी? मियोसिस की। और मियोसिस केवल और केवल किस लिए होता है? तो भाई गैमीट फॉर्मेशन के लिए। और गैमीट जो है, इट कंटेन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, गैमीट में कितने क्रोमोसोम मिलते हैं? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिलते हैं। तभी जो गैमीट है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम को होल्ड किए हुए, और दो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले गैमीट, यानी दो गैमीट फ्यूज करते हैं, तो जाइगोट में क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है? रीस्टोर हो जाता है, डबल हो जाता है, पेरेंट सेल के डिप्लॉयड, पेरेंट बॉडी के डिप्लॉयड सेल के बराबर हो जाता है। क्योंकि अभी क्या हुआ है? क्रोमोसोम नंबर हाफ रिड्यूस हो गया है।
तो ये जो मियोसिस होता है, इसी मियोसिस के टाइम पर होता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर आपने 9th में पढ़ा होगा। जब ये मियोसिस होता है तो क्रोमोसोम जो रेप्लिकेशन से बने हैं क्रोमोसोम, इनके क्रोमेटिड के कुछ पार्ट्स आपस में एक्सचेंज होते हैं। इनके कुछ पार्ट्स, सर्टेन पार्ट्स ऑफ बाइक्रोमेटिड क्रोमोसोम, ठीक है, सर्टेन पार्ट्स ऑफ बाइक्रोमेटिड क्रोमोसोम, इनके सेट्स बनते हैं, इनका पेयर बनता है, और दो नॉन सिस्टर क्रोमोसोम के बीच, दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। कुछ पार्ट आपस में एक्सचेंज होता है मियोसिस में। कब होता है? क्रॉसिंग। अब अगर एक्सचेंज हुआ है तो क्या आ चुका है भाई? वेरिएशन आ चुका है, यानी ये अब पहले जैसा नहीं रहा। और दूसरी बात, जब जाइगोट बनता है, दो हैप्लॉइड गैमीट फ्यूज होते हैं, ठीक है, जाइगोट बनता है, सपोज करो एक मेल गैमीट है और एक फीमेल गैमीट है, ठीक है, एक मेल गैमीट है, एक फीमेल गैमीट है, ये दोनों फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनता है। और इस जाइगोट में आधे क्रोमोसोम फादर की ओरिजिन के हैं, आधे क्रोमोसोम मदर की ओरिजिन के हैं, जो पहले कभी एक साथ नहीं थे। तो यानी ये भी क्या है? ये भी लीड करता है किसको? वेरिएशन। तो दो ऐसे इवेंट हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशन को लीड करते हैं नॉर्मली, एक क्रॉसिंग ओवर, दूसरा रिकॉम्बिनेशन, जिसकी वजह से आता है जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है। अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल रीस्टोर किसकी वजह से होता है? डीएनए रेप्लिकेशन की वजह से। जब तक डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल रीस्टोर नहीं होगा। तो फर्टिलाइजेशन से क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन होता है, और मियोसिस से क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है, एंड बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक वेरिएशन। ये तो हो गया फीचर। अब इस जेनेटिक वेरिएशन से बेनिफिट क्या है? ठीक है, जेनेटिक वेरिएशन से क्या है बेनिफिट, क्या आता है? तो जेनेटिक वेरिएशन से बच्चों ऑर्गेनिजम्स में अडेप्टेबिलिटी डेवलप होती है, अडेप्टेबिलिटी डेवलप होती है, नए तरह के कैरेक्टर डेवलप होते हैं, और इवोल्यूशन को प्रमोट करता है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू कैरेक्टर एंड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन दिखाई देता है, ठीक है, इवोल्यूशन दिखाई देता है। तो ये इसलिए इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अडेप्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल कैपेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, इसमें वेरिएशन देखा जाता है। तो ये हो गया बेनिफिट किसका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब आते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म किस में होता है? तो भाई प्लांट्स में भी परफॉर्म होता है एज वेल एज एनिमल्स में भी परफॉर्म। सबसे पहले बात करेंगे किसकी? प्लांट्स की। तो हेडिंग डालेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। और प्लांट्स में भी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो किसको डिस्कस कर रहे हैं बच्चों? फ्लावरिंग प्लांट्स को डिस्कस कर रहे हैं हम, एंजियोस्पर्म को डिस्कस कर रहे हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स या एंजियोस्पर्म्स को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स जिन्हें एंजियोस्पर्म कहा जाता है। क्यों हम इन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि ज्यादा स्पेसिफिकली अगर हम बात कर रहे हैं तो क्लियरली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम स्टडी कर पाते हैं वो इन्हीं में कर पाते हैं, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट्स या एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने के लिए उनमें स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, और उन स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? हम उन्हें कहते हैं फ्लावर, ठीक है, स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें हम फ्लावर कहते हैं। तो सोचो कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर हो, फ्लावर क्यों प्रेजेंट है? रिप्रोडक्शन के लिए। कौन सा रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो हम इसे कहेंगे कि दे कंटेन अ स्पेसिफिक
reproductive organ for sexual reproduction, that is termed as flower. Contain a specific reproductive structure for sexual reproduction, that is flower. ठीक है, फ्लावर क्यों प्रेजेंट होता है प्लांट में वो आप समझ लो, केवल और केवल किसके लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म। अब किसी भी अगर हम फ्लावर की बात करें, भाई बड़े खूबसूरत होते हैं, दे आर क्वाइट ब्यूटीफुल। क्यों होते हैं उसका भी एक रीजन है, हम आगे डिस्कस करेंगे। फ्लावर खूबसूरत होना क्यों पाया जाता है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन। तो फ्लावर में दो तरह के ऑर्गन्स या पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, एक उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं और एक उनके एसेसरी पार्ट होते हैं। कौन कौन से, रिप्रोडक्टिव पार्ट और दूसरे होते हैं एसेसरी पार्ट। नोट कर लेना, रिप्रोडक्टिव पार्ट परफॉर्म गैमीट फॉर्मेशन, रिप्रोडक्टिव पार्ट परफॉर्म गैमीट फॉर्मेशन, ये गैमीट फॉर्मेशन परफॉर्म करते हैं। और जो एसेसरी पार्ट होते हैं ये गैमीट के ट्रांसफर में हेल्प करते हैं, इसी में इन्वॉल्व होते हैं। दे हेल्प ओनली एंड ओनली इन ट्रांसफर या ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमीट। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो दो रिप्रोडक्टिव पार्ट हमें देखने को मिलते हैं, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं एंड्रोशियम, और उसकी यूनिट होती है जिसे कहते हैं स्टेमेन। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोशियम और उसकी यूनिट होती है स्टेमेन। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम कहते हैं गाइनोसियम और उसकी जो यूनिट मिलती है वो है पिस्टिल। ठीक है, पिस्टिल क्या है भाई, यहाँ पे आप यहाँ पे एक ये स्ट्रक्चर देख सकते हो बेसबॉल शेप का, ठीक है, ये पिस्टिल है। आगे हम इसको देखेंगे। तो स्टेमेन और पिस्टिल ये दो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। बाकी जितने भी पार्ट हैं वो सभी क्या है, एसेसरी पार्ट है। दे हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमीट, चाहे हम बात कर लें सेपल्स की बात कर लें, ठीक है, सेपल्स यानी ये जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं दीज आर सेपल्स, और इनके ग्रुप को, इनका जो ग्रुप होता है उसे कैलिक्स कहते हैं। और जो कलरफुल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हमें फ्लावर में दिखते हैं वो होते हैं पेटल्स, और इनके ग्रुप को हम कहते हैं कोरोला। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो सेपल्स, सेपल्स जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इनका ग्रुप कैलिक्स, पेटल्स जो कलरफुल स्ट्रक्चर्स होते हैं इनका जो ग्रुप है उसे हम कोरोला बोलते हैं। तो एसेसरी पार्ट का डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, दे ओनली हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमीट, गैमीट को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो इन्हीं दोनों पार्ट्स को हम आगे लेकर चलेंगे, यानी स्टेमन और पिस्टल को आगे लेकर चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। तो फ्लावर के अगर हम पार्ट्स को देखें यहां पे, तो हमें ये फ्लोरल पार्ट्स हमने देखा, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में देखने की कोशिश करें। तो हमने बोला बच्चों जो स्टेमन होता है, इस स्टेमन के दो पार्ट मिलते हैं, एक मिलता है फिलामेंट, ठीक है, फिलामेंट, और दूसरा ऊपर एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखता है जिसे बोलते हैं एंथर। एंथर और उसके बॉक्सेस को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम।
ठीक है, पूरा ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को एंथर कहते हैं और उनमें जो बॉक्सेस प्रेजेंट होते हैं उन बॉक्सेस को कहा जाता है माइक्रोस्पोरेंजियम। यही वो पार्ट है जहां पे अगर हम बोलें तो पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसका फॉर्मेशन होता है, पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है और इन्हीं पॉलन ग्रेन्स को हम माइक्रोस्पोर कहते हैं। इन्हीं पॉलन ग्रेन्स को हम माइक्रोस्पोर कहते हैं, या इन्हें एक और नाम दिया जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं? मेल गैमिटोफाइट। मेल गैमिटोफाइट। अब हमने गैमीट तो सुना है, लेकिन गैमिटोफाइट क्या होता है? तो गैमिटोफाइट वो स्ट्रक्चर होता है जो गैमीट को होल्ड करता है। तो माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन मेल गैमीट नहीं है, उसके अंदर सेल्स पाई जाती हैं, वो सेल्स मेल गैमीट हैं, उनका न्यूक्लियस मेल गैमीट है। पॉलन ग्रेन वो स्ट्रक्चर है जो उन सेल्स को होल्ड करता है और इसीलिए इसे गैमेटोफाइट कहा जाता है, गैमीट नहीं कहा जाता। ठीक है, ये बात हो गई किसको लेकर? पॉलन ग्रेन को लेकर माइक्रोस्पोर कहते हैं। जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जिस पर लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, वो आता है किसको लेकर बच्चों? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, क्योंकि इसका जो डेवलपमेंट है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मेल में तो सीधी सी बात है, मेल में स्टेमन रहता है, स्टेमन में फिलामेंट और एंथर पाया जाता है, एंथर के अंदर बॉक्सेस होते हैं जिन्हें हम पॉलन सैक या पॉलन चैम्बर या माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम या पॉलन सैक या पॉलन चैम्बर भी कह सकते हैं। यहीं पर मियोसिस का प्रोसेस परफॉर्म होता है, तो जो सेल्स हैं वो मियोटिकली डिवाइड करती हैं और पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करती हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन या द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में हमें मिलेगा बच्चों 3 पार्ट्स मिलेंगे, किसमें? पिस्टल में। और वो तीनों पार्ट्स कुछ ऐसे होंगे। ये सपोज करिए एक पिस्टल है, ठीक है, ठीक है, एक पिस्टल है। इस पिस्टल में हमें 3 पार्ट मिलते हैं। ऊपर एक फ्लैट सरफेस मिलती है, हम बोले तो इसे हम स्टिग्मा कहते हैं। फिर एक थिन ट्यूब मिलती है, लॉन्ग थिन ट्यूब, जिसे हम स्टाइल कहते हैं। और अंदर एक नीचे एक सोलन हमें चैम्बर मिलता है जिसे हम ओवरी कहते हैं। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पिस्टल। ठीक है, पिस्टल जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है, किसकी? गायनोशियम। गायनोशियम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी रिप्रोडक्टिव यूनिट है, और इस रिप्रोडक्टिव यूनिट को हम क्या कह रहे हैं? पिस्टल। अब इस पिस्टल में हम देखेंगे ओव्यूल को, सॉरी ओवरी को। किसको देखेंगे? ओवरी को। इसके अंदर जब हम ओवरी को देखेंगे तो हमें एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, और जिनसे कई राउंड स्ट्रक्चर्स अटैच्ड होते हैं। एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर दिखता है जिसे हम प्लासेंटा कहते हैं, और इनसे कुछ राउंड या ओवल स्ट्रक्चर्स अटैच्ड पाए जाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे ब्रांचेस से फ्रूट अटैच्ड होते हैं, उसी तरह
इस कुशन लाइक स्ट्रक्चर यानी प्लासेंटा से कुछ राउंड ओवल स्ट्रक्चर्स अटैच होते हैं जिन्हें ओव्यूल कहा जाता है। ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता है? ओव्यूल। ओव्यूल वही पार्ट है जिसके अंदर फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन दिखेगा। तो मेल गैमीट का फॉर्मेशन या बोला जाए मेल गैमीटोफाइट का फॉर्मेशन तो बड़ा सिंपल हो जाता है। जो फीमेल गैमीटोफाइट का फॉर्मेशन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ओव्यूल समझना पड़ेगा, ओव्यूल के पार्ट समझने पड़ेंगे, और फिर उसके अंदर हमें ये समझना पड़ेगा कि फीमेल गैमीट कहाँ बनता है और कैसे बनता है। तो आगे बढ़ने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे किसको? स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल को। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। अभी मैं बना रहा हूं सिंपल एक ओव्यूल जो अटैच रहता है किससे? प्लासेंटा से। तो सपोज करो ये प्लासेंटा और प्लासेंटा से अटैच्ड ओव्यूल। ठीक है, सो सबसे पहले प्लासेंटा, प्लासेंटा से अटैच्ड ओव्यूल, वो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिससे ओव्यूल अटैच रहता है उसे बोलते हैं फ्यूनिकल। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों? फ्यूनिकल। अब फ्यूनिकल के बाद हमें जो ओव्यूल का राउंड या ओवल स्ट्रक्चर हमें जो दिख रहा है, इसमें हमें इसकी दो कवरिंग दिखती है। एक आउटर कवरिंग जिसे हम बोलते हैं आउटर इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट, एक इनर कवरिंग जिसे बोलते हैं इनर इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट। एक इसमें हमें ओपनिंग दिखती है, उस ओपनिंग को बोला जाता है माइक्रोपाइल पोर या माइक्रोपाइल ओपनिंग या माइक्रोपाइल पोर। और जहां माइक्रोपाइल होता है उसका ठीक अपोजिट जो पार्ट है, ठीक है, अपोजिट जो एंड है उसे कहा जाता है चलाजल एंड। चलाजल एंड। खास बात यह है कि ये जो आउटर इंटेगुमेंट है और इनर इंटेगुमेंट है, ये अपने अंदर एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर को होल्ड किए रहते हैं। इनके अंदर एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है और उस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर को बोलते हैं बच्चों न्यूक्लियस। इस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियस। बहुत सारी सेल्स होती हैं, इन्हीं सेल्स में से हम नाम लिख लें इसका न्यूक्लियस। इन्हीं सेल्स, इन्हीं बहुत सारी सेल्स में से कोई एक सेल डेवलप करती है और बनाती है फीमेल गैमेटोफाइट। कोई एक सेल, और जो भी एक सेल डेवलप करेगी उसे कहा जाता है मेगास्पोर मदर सेल। Any one cell from nucleus develops in ovule to form female gametophyte। कोई एक सेल ही डेवलप करती है और बनाती है फीमेल गैमेटोफाइट। तो कैसे डेवलप करती है वो सेल हम समझने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सपोज करिए न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में हमने बोला कोई एक सेल डेवलप करती है। ये एक सेल है न्यूक्लियस में जिसे हम मेगास्पोर मदर सेल कह रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं? मेगास्पोर मदर सेल। कैसी सेल होती है ये भाई? डिप्लॉइड सेल होती है। जब ये फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगी तो इसमें बच्चों एक बार एक बार मियोसिस होता है और उसके बाद 3 टाइम्स माइटोसिस होते हैं।
लेकिन केवल न्यूक्लियस डिवाइड करता है, सेल्स जो है वो मतलब साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करता। एक मियोसिस और 3 माइटोसिस जब ये सेल परफॉर्म करती है, और वो किस तरह से परफॉर्म करती है उसका एक लंबा प्रोसीजर है जो अभी आपके कोर्स में नहीं है, 12th में आएगा। कि जब मैं भी 2-3 पॉइंट्स उसके बारे में बता दे रहा हूँ, अगर कंफ्यूजन आए तो उन पॉइंट्स को रिकॉल कर लेना है। जब ये मियोसिस परफॉर्म करता है तो 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, आउट ऑफ विच 3 डीजेनरेट, उनमें से 3 डीजेनरेट कर जाते हैं। केवल एक सेल ही माइटोसिस परफॉर्म करता है, और उसमें हैप्लॉइड न्यूक्लियस, मियोसिस हुआ है तो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, उसमें 3 बार माइटोसिस होता है, तो एक सिंगल सेल बनती है कंटेनिंग 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियस। ठीक है, एक सिंगल सेल बनती है कंटेनिंग 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियस। अभी एक सिंगल सेल है जिसमें 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब इन 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, और सभी अपना अलग अलग साइटोप्लाज्म डेवलप कर लेते हैं। और किस तरह की सेल्स बनती हैं तो ध्यान से देखिए। ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है, और इस स्ट्रक्चर में हमें जो सेल्स दिख रही हैं उनके नाम क्या क्या हैं हम देख लेते हैं। सबसे ऊपर एक बड़ी सेल हमें दिख रही है हैंग करती हुई, जिसका नाम है एग सेल। उसके बगल में 2 छोटी सेल्स दिख रही हैं जिनका नाम है सिनर्जिड्स। नाम याद हो जाए तो ठीक बात है, नहीं याद हो तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, बस याद रखना है कि ऐसा एक स्ट्रक्चर बनता है। इस स्ट्रक्चर को हम एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमीटोफाइट कहते हैं। 2 हमें बीच में न्यूक्लियस मिलते हैं जिन्हें पोलर न्यूक्लियस या सेंट्रल न्यूक्लियस कहा जाता है। पोलर न्यूक्लियस या सेंट्रल न्यूक्लियस कहा जाता है। और नीचे हमें 3 एंटीपोडल सेल्स मिलती हैं। कितनी? 3। एक जो बड़ी वाली सेल ये दिख रही है जिसमें सारी न्यूक्लियस और सारी सेल्स प्रेजेंट हैं, इसे सेंट्रल सेल कहते हैं, और इसी की वजह से पोलर न्यूक्लियस को सेंट्रल न्यूक्लियस कहा जाता है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है, इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं बच्चों एम्ब्रियो सैक। इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमीटोफाइट। Female gametophyte, which is a very famous structure, contain 7-celled and 8 nucleated stage. 7-celled and 8 nucleated stage. ठीक है, 7 सेल्स और 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज पाई जाती है। तो फाइनली जब ओव्यूल मैच्योर होता है तो उसमें न्यूक्लियस की बाकी सभी सेल्स डीजेनरेट हो जाती हैं, और केवल ये एम्ब्रियो सैक ही वहां पर प्रेजेंट होता है, होल्डिंग द होल स्पेस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का पूरा स्पेस होल्ड करता है, न्यूक्लियस की बाकी सेल्स डीजेनरेट करती हैं। और फुल्ली मैच्योर ओव्यूल हमें कैसा दिखता है बच्चों, इस बात को ध्यान से देखें। ठीक है, हमें बीच में ये एम्ब्रियो सैक की सेल, जिसमें हमें ऊपर एक एग सेल, उसके साथ 2 सिनर्जिड, नीचे 3 एंटीपोडल सेल, और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियस। तो जो एग सेल और सिनर्जिड होते हैं ये माइक्रोपाइल की तरफ पाए जाते हैं, दे आर प्रेजेंट टुवर्ड्स माइक्रोपाइल, और जो एंटीपोडल सेल्स होती हैं वो चलाजल एंड की तरफ। तो फुल्ली मैच्योर ओव्यूल जो प्रेजेंट होता है उसमें फुल्ली मैच्योर फीमेल गैमीटोफाइट पाया जाता है। इसी एम्ब्रियो सैक को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, फीमेल गैमीटोफाइट। ठीक है, क्या कहते हैं, फीमेल गैमीटोफाइट। इसी एम्ब्रियो सैक को कहते हैं फीमेल गैमीटोफाइट।
तो मेल गैमीट होल्ड है किसमें? पॉलन ग्रेन में। फीमेल गैमीट होल्ड है किसमें? फीमेल गैमीट होल्ड है किसमें? फीमेल गैमेटोफाइट में, एम्ब्रियो सैक में। और फीमेल गैमीट है क्या? यहाँ पर फीमेल गैमीट का रोल जो है वो मेनली शो करता है कौन? एग सेल। कौन शो करता है? एग सेल। अब इसके बाद मेल गैमीट बना है एंथर में, फीमेल गैमीट बना है ओवरी या ओव्यूल के अंदर। तो अब मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक जाएगा कैसे? और उसको ले जाने का जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है पॉलिनेशन। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, किसको देखेंगे? पॉलिनेशन को। पॉलिनेशन समझने की कोशिश करते हैं भाई, पॉलिनेशन है क्या? चलो, बड़ी अच्छी बात है। यहां पे देखेंगे पॉलिनेशन। सपोज करिए ये एक फ्लावर है और इस फ्लावर में हम बात करेंगे कि एंथर में पॉलन ग्रेन प्रेजेंट है और ओवरी के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट है। तो ये पॉलन ग्रेन फीमेल गैमीट या फीमेल गैमेटोफाइट तक पहुंचेगा कैसे? जिससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर सके, तो उस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। सो एंथर से अगर कोई पॉलन स्टिग्मा तक पहुंचता है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ pollen from anther to surface of stigma is known as pollination। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? pollination। तो how we will define it? Transfer of pollen from anther to stigma is known as pollination। ठीक है, तो फीमेल गैमेटोफाइट तक पहुंचने के लिए पहले स्टिग्मा पर पहुंचना पड़ेगा, और स्टिग्मा पर पहुंचेगा यानी एंथर से स्टिग्मा तक का जो जर्नी है, इस जर्नी को कहा जाता है पॉलिनेशन। ये जर्नी अपने आप नहीं। तो पॉलिनेशन कितने टाइप का होता है और कैसे होता है, इसको समझते हुए हम अपने टॉपिक को आगे ले चलेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि पॉलिनेशन कितने टाइप का है। तो बच्चों, दो टाइप का है, एक है सेल्फ पॉलिनेशन, एक है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, एक है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। सो इट इज ऑफ टू टाइप। सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या हो गया? ट्रांसफर ऑफ pollen from anther to stigma of same flower। Transfer of pollen from anther to stigma of same flower। Transfer of pollen from anther to stigma of same flower, इसे कहा जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा आ गया क्रॉस पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर। फ्लावर चेंज। Transfer of pollen from anther to stigma of different flower, इसे कहते हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन।
एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर मैंने एक डायग्राम लिया है। इस डायग्राम को देखेंगे तो यहां पर हमें एक ट्रांसफर दिख रहा है ए ट्रांसफर में क्या है बच्चों, सेम फ्लावर के एंथर से सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगेमी। ठीक है, एक को कहा जाता है क्या, सेल्फ पॉलिनेशन। एक को क्या कहा जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, फिर दूसरा केस आता है, हमने बोला क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन में ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर। डिफरेंट फ्लावर में देखो, डिफरेंट फ्लावर ऑन सेम प्लांट भी हो सकता है और डिफरेंट फ्लावर ऑन डिफरेंट प्लांट भी हो सकता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन में हमें बच्चों दो केसेस मिल सकते हैं, कौन कौन से, बी और सी, और ये दोनों ही किसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। अब इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों केसेस हैं क्या। तो केस नंबर 1 की बात करें, केस नंबर 1, यहां पे ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर इज टर्म्ड एज ऑटोगेमी और सेल्फ पॉलिनेशन। एंड ट्रांसफर ऑफ pollen from anther to stigma of different flower on same plant, then it is known as geitonogamy, which is an example of cross pollination. और जो C केस है, ट्रांसफर ऑफ pollen from anther to stigma of different flower present on different plant, that is also cross pollination, but it is termed as xenogamy. इसको इस तरह से याद करेंगे, सेम फ्लावर है ऑटोगेमी, सेम प्लांट है जिटोनोगेमी, डिफरेंट प्लांट है जीनोगेमी। ठीक है, ये 3 कीवर्ड अगर आपको याद रहेंगे तो आप आसानी से बता सकते हो कि कौन सा किस तरह का पॉलिनेशन। तो बी और सी दोनों मोड मिलते हैं किसमें, क्रॉस पॉलिनेशन। जब तक ट्विस्ट आ गया, जब तक फ्लावर बाइसेक्सुअल है। अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो बी वाला जो केस है वो सेल्फ पॉलिनेशन ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, याद रखना, अगर फ्लावर जो है यूनिसेक्सुअल है तो बी वाला केस जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन ही कंसिडर किया जाएगा। ये जो सिचुएशन है ये नॉर्मल है किसमें, बाइसेक्सुअल फ्लावर में। यूनिसेक्सुअल फ्लावर को लेकर और जो स्पेसिफिक पॉइंट्स आते हैं वो हम आगे 12th क्लास में डिस्कस करेंगे, यहां उसकी आवश्यकता नहीं। तो हमें समझ में आ गया भाई, दो टाइप का पॉलिनेशन, जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन का एक टाइप ऑटोगेमी मिलता है और क्रॉस पॉलिनेशन के दो टाइप हमें जिटोनोगेमी और जीनोगेमी मिलते हैं। अब आते हैं, क्या होगा अगर पॉलन ग्रेन पहुंच गया है, कहां पहुंच गया है भाई, स्टिग्मा की सरफेस पर। ठीक है, सपोज करो ये सरफेस ऑफ स्टिग्मा है और इस स्टिग्मा की सरफेस पर पॉलन ग्रेन पहुंच गया, लैंड कर गया वहां। ठीक है, तो अब यहां पे क्या होता है, सबसे पहले ये जो सरफेस ऑफ स्टिग्मा है ये रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करता है कि ये पॉलन ग्रेन जो आया है ये उसी की स्पीशीज का है या किसी दूसरी स्पीशीज से आया। अगर ये सेम स्पीशीज का मिलेगा तभी पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा, और अगर अलग स्पीशीज का मिलेगा तो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं करेगा। इसीलिए अलग अलग स्पीशीज, ठीक है, अलग अलग स्पीशीज के बीच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या बोला जाए रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता।
क्योंकि यहाँ पे इनकी मैचिंग की जाती है, बायोमेट्रिक मैचिंग की जाती है, ऐसा ही कुछ सिस्टम होता है। अगर ये पॉलन ग्रेन लैंड किया है, ये स्टिग्मा ए स्पीशीज का है, पॉलन भी ए स्पीशीज का है, तो इस पॉलन की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो दोनों की सेम होगी, देन ओनली द पॉलन विल बी फाउंड एज कंपैटिबल टू स्टिग्मा। तभी ये पॉलन स्टिग्मा के कंपैटिबल होगा और स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट करेगा। किसी दूसरी स्पीशीज का आया पॉलन तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो पॉलन जर्मिनेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनकी सरफेस पर पाए जाते हैं बच्चों सरफेस प्रोटीन, इन्हें बोला जाता है सरफेस प्रोटीन। जैसे हमारी फिंगर की मैचिंग होती है ना फोन में, बायोमेट्रिक मैचिंग, ऐसी ही इनकी सरफेस प्रोटीन की मैचिंग होती है। अगर इनके सरफेस प्रोटीन सेम मिलेंगे तभी ये पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा, और पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा तो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा, और पॉलन ट्यूब इंटरसेलुलर स्पेस से होते हुए, स्टाइल से होते हुए कहां पहुंचेगी भाई? ओव्यूल तक पहुंचेगी। कहां पहुंचेगी? ओव्यूल तक पहुंचेगी। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है कि पॉलन ग्रेन के अंदर दो सेल्स होती हैं, दो हैप्लॉइड सेल्स होती हैं, और दोनों हैप्लॉइड सेल के उसमें से जो है एक सेल जो बड़ी होती है जिसे बोला जाता है वेजिटेटिव सेल, और दूसरी सेल जो छोटी होती है उसे बोला जाता है जर्मिनल सेल। तो जर्मिनल सेल का हैप्लॉइड न्यूक्लियस फिर से डिवाइड करता है और दो न्यूक्लियस बनाता है जिन्हें मेल प्रो न्यूक्लियस कहा जाता है। ठीक है, कैसे बोला मैंने भाई? पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन में दो सेल्स हैं, एक बड़ी सेल्स जिसे वेजिटेटिव सेल कहते हैं, और एक छोटी सेल जिसे जर्म सेल या जर्मिनल सेल कहते हैं। इसी जर्मिनल सेल का न्यूक्लियस जो है, ये न्यूक्लियस डिवाइड करता है माइटोटिकली और दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनाता है जिन्हें मेल प्रो न्यूक्लियस कहा जाता है। तो पॉलन ट्यूब जो बनती है, पॉलन ट्यूब का जो फॉर्मेशन होता है उसमें दो मेल प्रो न्यूक्लियस पाए जाते हैं जो जर्मिनल सेल से। अब ये पहुंचा कहां पे भाई? ये पॉलन ट्यूब पहुंचा ओव्यूल में, ओव्यूल में पहुंचा कहां? एम्ब्रियो सैक में। तो एम्ब्रियो सैक में ये क्या करता है भाई? ध्यान से देखना। एम्ब्रियो सैक में ये क्या करता है? ध्यान से देखना है, समझना। ये एम्ब्रियो सैक है मान लो, इसमें एक एग सेल प्रेजेंट है, दो सिनर्जिड्स प्रेजेंट हैं, तीन एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट हैं, दो पोलर न्यूक्लियस या सेंट्रल न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये एम्ब्रियो सैक है, कहाँ प्रेजेंट है? ओव्यूल के अंदर। तो माइक्रोपाइल से पॉलन ट्यूब एंटर करती है और कहाँ पहुंच जाती है? एम्ब्रियो सैक के अंदर। और अपना इसके पास दो मेल प्रो न्यूक्लियस है, या बोला जाए दो न्यूक्लियस है। एक न्यूक्लियस ये रिलीज करता है और किसके साथ फ्यूज कराता है? एग सेल के साथ फ्यूज कराता है, और एग सेल विल टर्न इनटू जाइगोट। और जाइगोट क्या हो जाता है बच्चों? ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है, इसे बोलते हैं फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, जिससे डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। हम इसको बोलते हैं फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। क्यों बोल रहे हैं फर्स्ट फर्टिलाइजेशन? क्योंकि दो मेल प्रोन्यूक्लियस प्रेजेंट है भाई। जो सेकंड मेल प्रोन्यूक्लियस है वो भी रिलीज होता है, वो आता है और दोनों सेंट्रल न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाता है, और इसे बोला जाता है ट्रिपल फ्यूजन। क्योंकि तीन हैप्लॉइड न्यूक्लियस फ्यूज कर रहे हैं, इसे बोला जाता है ट्रिपल फ्यूजन। और ट्रिपल फ्यूजन विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ वन लार्ज न्यूक्लियस which is triploid in nature, and this large nucleus is known as primary endospermic nucleus.
and now the central cell will become primary endospermic cell. प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, ये एंडोस्पर्म बनेगा। तो ये इवेंट है सेकेंड फर्टिलाइजेशन का, और इन दोनों को मिलाकर यानी फर्स्ट फर्टिलाइजेशन और सेकेंड फर्टिलाइजेशन दोनों को मिलाकर कहा जाता है बच्चों डबल फर्टिलाइजेशन। दोनों को मिलाकर कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एक फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हुआ जिससे जाइगोट बना, मेल प्रोन्यूक्लियस और एग सेल का न्यूक्लियस फ्यूज किया, जाइगोट बना। दूसरा जो फर्टिलाइजेशन हुआ जिसमें एक मेल प्रोन्यूक्लियस और 2 सेंट्रल न्यूक्लियस फ्यूज हुए और 3 न्यूक्लियस के फ्यूजन से एक बड़ा न्यूक्लियस बना जो कि ट्रिप्लॉइड है। 3 न्यूक्लियस के फ्यूजन से बना इसलिए उसे ट्रिपल फ्यूजन कह रहे हैं प्रोसेस को, और उस न्यूक्लियस को पेन यानी प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस कहा जाता है। नोट कर लीजिए, ये सेकेंड फर्टिलाइजेशन इवेंट है। तो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन और सेकेंड फर्टिलाइजेशन दोनों को मिलाकर हम कह रहे हैं इसे डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, दोनों को मिलाकर क्या कह रहे हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, ये याद रखना। और जैसे ही डबल फर्टिलाइजेशन होता है या जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, जो सिनर्जिज हैं वो डीजेनरेट कर जाते हैं, जो एंटीपोडल सेल्स हैं वो डीजेनरेट कर जाती हैं, जो फ्लोरल पार्ट्स हैं फ्लावर के वो डीजेनरेट कर जाते हैं, और बहुत सारा चेंज देखने को मिलता है। बहुत सारा चेंज, तो क्या क्या देखने को मिलता है, तो एज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों, एज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, क्या क्या इवेंट होते हैं, देखो ध्यान से सुनना। ये इवेंट है फर्टिलाइजेशन के बाद देखने को मिलता है। क्या क्या, सिनर्जिड्स डीजनरेट, ठीक है, एंटीपोडल सेल डीजनरेट, फ्लोरल पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ये क्या होते हैं, शेड ऑफ हो जाते हैं, शेड ऑफ, फ्लोरल पार्ट्स ऑफ फ्लावर शेड ऑफ, सारे फ्लोरल पार्ट शेड ऑफ। हाँ, फ्लोरल पार्ट्स को लेकर एक बात याद आई, जस्ट अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। फ्लोरल पार्ट्स सभी शेड ऑफ हो जाते हैं। जो ओव्यूल है, ओव्यूल बिकम्स एज सीड, ओव्यूल किस में चेंज हो जाता है, सीड। जो इसके इंटेगुमेंट थे, आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट, ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, सीड कोट में, दे चेंज इनटू सीड कोट। ओवरी चेंज इनटू फ्रूट, ओवरी किस में चेंज हो जाता है, फ्रूट। ठीक है, ओवरी चेंज हो जाता है किसमें, फ्रूट। तो ये हमें बेसिक चेंजेस, बड़े चेंजेस देखने को मिलते हैं जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है किसमें, प्लांट्स में या एम्ब्रियो से। दूसरा हमने बोला कि एक पॉइंट जो हम यहां डिस्कस करना चाह रहे थे, पॉलिनेशन का ही वो पॉइंट है, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। हालांकि यहां भी डिस्कस कर सकते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम है नहीं। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन में हमने बोला कि पॉलन का ट्रांसफर हो रहा है, तो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में एबायोटिक और बायोटिक यानी कई ऐसे मोड हैं जो पॉलन ग्रेन को कैरी करते हैं। कौन कौन से मोड हैं, एबायोटिक मोड और बायोटिक मोड। एबायोटिक मोड में जो नॉन लिविंग मोड है, नॉन लिविंग मोड है, जैसे कि हम एग्जांपल में बात करें एयर, एयर से पॉलिनेशन हो रहा है, एयर से होने वाले पॉलिनेशन को कहा जाता है एनिमोफिली।
एयर से होने वाले पॉलिनेशन को कहा जाता है एनिमोफिली, और ये हमें जनरली देखने को मिलता है क्रॉप्स एंड सीरियल्स में। वाटर से पॉलिनेशन हो रहा है, वाटर से पॉलन जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, तो उसे बोला जाता है हाइड्रोफिलिक। पॉलिनेशन बाय वाटर ये हमें देखने को मिलता है एक्वेटिक प्लांट्स में, जैसे वेलिस्नेरिया, ठीक है, वोल्फिया, जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनमें देखने को मिलता है। बायोटिक मोड की बात करें तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पॉलन को कैरी करते हैं उसे कहा जाता है बायोटिक मोड, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो होते हैं इंसेक्ट्स। पूरे बायोटिक मोड ऑफ पॉलिनेशन का 96% जो पॉलिनेशन है वो इंसेक्ट्स करते हैं, और पूरे पॉलिनेशन का 80% पॉलिनेशन होता है बायोटिक मोड में, 20% पॉलिनेशन होता है एबायोटिक। तो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए ही फ्लावर इतना ब्यूटीफुल होता है, इतना उसके फ्लोरल पार्ट्स अट्रैक्टिव होते हैं, ताकि वो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके और इंसेक्ट्स उनके लिए पॉलन ग्रेन को कैरी कर सके। और इंसेक्ट्स में भी सबसे ज्यादा पॉलिनेशन जो परफॉर्म करते हैं वो है हनी बीज। मैक्सिमम पॉलिनेशन जो परफॉर्म करती हैं वो है हनी बीज। तो फ्लावर इतने अट्रैक्टिव, उनमें नेक्टर, फ्रेग्रेंस, सारी चीजें पाई जाती हैं, केवल और केवल क्यों पाई जाती हैं, जिससे वो बायोटिक फैक्टर को, या बोला जाए इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकें, और इंसेक्ट्स उनकी तरफ आए तो इंसेक्ट्स की बॉडी से पॉलन ग्रेन स्टिक कर जाए, और फिर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर जब वो जाएंगे तो उस पॉलन ग्रेन को कैरी करेंगे। इसका एक बहुत डिस्क्रिप्टिव डिटेल स्टडी है, अडाप्टेशंस ऑफ पॉलिनेशन, इंसेक्ट में क्या अडाप्टेशन होता है, ये म्यूचुअल रिलेशन है, बहुत सारी इसमें पॉइंट्स हैं जो हम लोग 12th क्लास में देखेंगे जब आप आएंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स 12th में जब चैप्टर पढ़ेंगे। यहाँ 10th में केवल हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि फ्लावर इतना अट्रैक्टिव क्यों है। तो अट्रैक्टिव है भाई, क्यों? इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। वो हमारे लिए नहीं है कि हम फ्लावर को किसी को दे दें, हमारे लिए वो नहीं है, नेचर में कोई चीज हमारे लिए नहीं है, हम उसका अपनी तरह से यूज करते हैं। उसको बनाया गया है अट्रैक्टिव टू अट्रैक्ट इंसेक्ट एज एन एजेंट फॉर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन की एक एजेंट के तौर पे, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन के कंप्लीट होते ही, सीड के कंप्लीट होते ही, फ्रूट के बनते ही जो प्लांट्स है, प्लांट्स में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है बच्चों। तो ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें हम लोग बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस को डिस्कस करेंगे, उसको स्टार्ट। चलिए तब तक रिवाइज कर लीजिएगा। अगर पहले के वीडियोस आपने नहीं डिस्कस किए हैं, नहीं स्टडी किया है, तो आप उनको भी कर सकते हैं। और हाँ, वो बच्चे जो क्लास 10th का अगर टर्म 2 कर चुके हैं तो अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए जो 11th की एनसीईआरटी है और जो 11th के टॉपिक्स हैं, ठीक है, उनको लेकर आप अपनी आगे की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि अर्ली बिगिनिंग इज हाफ डन। ठीक है, ये बात समझ लो। अगर आप समय से पहले अपनी तैयारी को शुरू करते हो तो आप ये समझ लो कि बाकियों से आप आगे हो। और ये बात हर जगह लागू होती है और कंपटीशन में तो बहुत ज़्यादा लागू होती है, ठीक है। क्योंकि आपको ही मालूम है, सबको मालूम है, जिन बच्चों ने पहले से तैयारी करी है, जो फोकस्ड रहे हैं 9th से अपनी नीट की प्रिपरेशन को लेकर, ठीक है, तो वो एनसीईआरटी 11th-12th की कवर कर रहे हैं, 11th-12th की एनसीईआरटी लेकर चल रहे हैं। तो आप भी अगर 10th का कोर्स, क्योंकि 10th में अभी बहुत सारा टाइम अभी बचा हुआ है, अगर कंप्लीट कर लिया है, रिवाइज कर रहे हो, तो साथ ही आप 11th के टॉपिक्स को भी लेकर आगे बढ़ सकते हो। उसमें कहीं से कहीं तक कोई परेशानी नहीं है। ऐसा नहीं कि जब हम वहाँ पहुँचेंगे तभी हम पढ़ाई शुरू करेंगे। हम अभी से टाइम बर्बाद न करते हुए अपना मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज करते हुए आगे बढ़ सकते हैं।
बात ये सबके समझ में नहीं आएगी। सबको ये जो मैंने बात बोली है कि आप अभी से लेकर शुरू कर सकते हो, ये थोड़ी अटपटी बात है। इसको समझने के लिए एक सर्टेन मेंटल लेवल चाहिए, ठीक है। सबके लिए ये नहीं है। जो लोग चाहते हैं कि अर्ली स्टार्ट करें और बाकियों से कंपटीशन में आगे रहें, तो उनके लिए है कि आप 11th के टॉपिक्स को, जो पैरेलली वीडियोस आते हैं 11th के और या 12th के भी टॉपिक्स को आप कवर करते हुए आगे ले चल सकते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।